हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, दैट इज ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स की आज हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जिसमें एक प्रॉपर्टी है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। सेकंड प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और जो थर्ड प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे पहले कि हम ये प्रॉपर्टीज डिस्कस करें, हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रुप 15 में जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स इज ns2np3. It means there are 5 electrons in their outermost shell, and out of these 5 electrons, 2 electrons are present in s orbitals and 3 electrons are present in the p orbitals. So first of all, we will start with the atomic and ionic radii of the nitrogen family elements. तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम पहले एटॉमिक रेडियस में देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15। हम चूंकि ग्रुप नंबर 15 की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसको पहले हम कंपेयर करेंगे इसके जो प्रीसीडिंग ग्रुप है, जो इसके लेफ्ट साइड पर ग्रुप आता है, दैट इज ग्रुप 14, दैट इज कार्बन फैमिली. Now, if we compare the atomic radii, remember we are talking first about atomic radii. If we compare the atomic radii of group 14 and group 15 elements, what we observe is that group 15 elements are smaller in size, or we can say their atomic radii are smaller as compared to group 14. And what is the reason for that? रीज़न ये है कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है एज कंपेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स. ऑन द अदर हैंड, अगर हम नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट को देखें, इट रिमेन्स द सेम. क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है. देयरफॉर ग्रुप 15 एलिमेंट्स का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ग्रुप 14. और हम जानते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज. देयरफॉर हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, the atomic radius decreases, and that is why group 15 elements are smaller in size, or their atomic radii are smaller as compared to group 14. Now if we go down the group, in group 15, it means
if we move from nitrogen to phosphorus, then to arsenic and antimony, and finally to bismuth, what do we observe? There is an increase in the atomic radius. अगर हम वैल्यूज देखें एटॉमिक रेडियस की, इन द यूनिट्स ऑफ पिकोमीटर्स, नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस है 70 पिकोमीटर्स, फास्फोरस का एटॉमिक रेडियस है 110 पिकोमीटर्स, आर्सेनिक 121 पिकोमीटर्स, एंटीमनी 141 पिकोमीटर्स और बिस्मथ का एटॉमिक रेडियस है 148 पिकोमीटर्स। इसमें आप देख सकते हैं ट्रेंड को, अगर आप गौर से देखें डाउन द ग्रुप, व्हाट इज हैपनिंग, द एटॉमिक रेडियाई आर इंक्रीजिंग। जैसा कि जनरल ट्रेंड भी है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग। नाउ वाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप? इसके लिए रीज़न क्या है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने के लिए? हम जानते हैं 3 फैक्टर्स होते हैं। एक नंबर ऑफ शेल्स है, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट है, shielding effect also increases, and the third factor that affects the atomic radius, that is nuclear charge, and nuclear charge also increases। अब इन 3 फैक्टर्स का इफेक्ट क्या होगा? इन 2 फैक्टर्स का अगर हम देखें, नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट का जो एटॉमिक रेडियस के ऊपर इफेक्ट होता है वो क्या है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स एंड इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। और अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ दैट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। अब 2 फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं और एक फैक्टर है जो एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज कर रहा है। अब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द डोमिनेंस ऑफ दीज फैक्टर्स। तो एटॉमिक रेडियस पर जो डोमिनेंट फैक्टर जो यहाँ पर अफेक्ट करता है, दैट इज द नंबर ऑफ शेल्स एंड शील्डिंग इफेक्ट। इसका मतलब है the effect of number of shells and shielding effect is more pronounced as compared to the effect of nuclear charge। इसलिए हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि down the group there is an increase in the atomic radius। ओके, अब यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ हमने लिखी है एटॉमिक रेडियाई की, इससे हम एक चीज़ और देखेंगे, वो क्या है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस, देयर इज़ ए लार्ज इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। आप डिफरेंस देख सकते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में डिफरेंस ऑफ एटॉमिक रेडियस काफ़ी बड़ा है। जबकि फास्फोरस के बाद के जो एलिमेंट्स हैं, फास्फोरस टू आर्सेनिक, देन एंटीमनी एंड देन टू बिस्मथ, द इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस इज ग्रेजुअल। तो हम ऐसे कहेंगे, when we move from nitrogen to phosphorus, there is a significant increase in the atomic radius, and after phosphorus up to bismuth, we can see that there is a gradual increase in the
एटॉमिक रेडियस। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है शील्डिंग इफेक्ट। जब हम नाइट्रोजन टू फास्फोरस मूव करते हैं, देयर इज ए लार्ज इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट। ये चीज़ हमें फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चलता है। फास्फोरस एटम में अगर आप देखेंगे, 2p ऑर्बिटल्स आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर शील्डिंग, और हम जानते हैं कि 2p ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट काफ़ी पावरफुल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस, देयर इज ए लार्ज इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट। और जब शील्डिंग इफेक्ट में लार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस में भी लार्ज इंक्रीज होता है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी मूव फ्रॉम फास्फोरस टू आर्सेनिक, what we see that (3d) orbitals are involved in the shielding. And we know that d orbitals have a poor shielding effect. इसी तरह से जब हम आर्सेनिक से एंटीमनी में जाते हैं डाउन द ग्रुप, 4d orbitals are involved in shielding, and 4d orbitals also have a poor shielding effect. And when we move from antimony to bismuth, we see that 5d and 4f orbitals are involved in shielding, and these orbitals have again very poor shielding effect. तो हमने क्या देखा कि फास्फोरस से आगे जब हम बिस्मथ की तरफ चलते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट में इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता जितना नाइट्रोजन टू फास्फोरस हो रहा था। तो हम ऐसे कहेंगे, देयर इज ए स्मॉल इंक्रीज in the shielding effect. Although down the group shielding effect हमेशा increase होता है, लेकिन हम क्या देखते हैं, नाइट्रोजन टू फास्फोरस द इंक्रीज इज वेरी लार्ज। ऑन द अदर हैंड, फास्फोरस टू बिस्मथ देयर इज ए स्मॉल इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट, और जब शील्डिंग इफेक्ट में स्मॉल इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस में भी हम एक स्मॉल इंक्रीज देखते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड प्रॉपर्टी अंडर दिस हेडिंग, दैट इज आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस को डिस्कस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स किस किस्म के आयन्स बनाते हैं। तो जब हम इन एलिमेंट्स के आयन्स ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक मेनली नेगेटिव आयन्स बनाते हैं जिनका चार्ज होता है 3 नेगेटिव, दैट इज नाइट्राइड, फॉस्फाइड एंड आर्सेनाइड आयन्स। और अगर हम आखिरी दो एलिमेंट्स को देखें, एंटीमनी और बिस्मथ को अगर हम देखें, they have tendency to form positive ions because they are more electropositive in nature. अब हम जानते हैं कि एनाइंस का जो रेडियस होता है वो लार्ज होता है और कैटाइंस का रेडियस स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द एटम्स। अब अगर हम डाउन द ग्रुप देखें, एनाइंस में अगर हम देखें, वी सी दैट डाउन द ग्रुप द रेडियस इंक्रीजेस। और अगर हम कैटाइंस में भी देखें, फ्रॉम एंटीमनी 3 पॉजिटिव टू बिस्मथ 3 पॉजिटिव, वी अगेन सी दैट द कैटाइनिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो डाउन द ग्रुप जो ट्रेंड हम एक्सपेक्ट करते हैं आयनिक रेडियस में, वही ट्रेंड है, दैट इज
In both the cases, in case of anions as well as in the case of cations, what we see that down the group the ionic radius increases. Although अगर हम एनाइनिक रेडियस को कंपेयर करेंगे कैटायनिक रेडियस के साथ तो हम क्या देखेंगे दैट एनाइनिक रेडियस इज लार्जर एज कंपेयर टू द कैटायनिक रेडियस. So this was about the first property, that is atomic and ionic radii of group 15 elements. Now we will discuss the second property, that is the ionization enthalpies of group 15 elements. Ionization enthalpy is the amount of energy which is required to remove the most loosely bound electron from a gaseous atom to form a gaseous cation. आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम एक्सप्रेस करते हैं डेल्टा आई एच से. नाउ इफ वी कंपेयर group 14 and group 15 elements, what do we expect? We expect that group 15 elements should have a higher ionization enthalpy as compared to group 14, and this is the actual case. मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वही चीज़ हम ऑब्जर्व भी करते हैं. जैसा कि आप जानते हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द आयनाइजेशन एंथैल्पीज इंक्रीज. तो उस बेसिस पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू ग्रुप 14, एंड दिस इज द एक्चुअल केस ऑल्सो. Now, why do we expect that group 15 elements should have a higher ionization enthalpy? उसका रीज़न है कि from left to right nuclear charge increases and the atomic radius decreases. और इन दोनों की वजह से न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से भी और एटॉमिक रेडियस के डिक्रीज होने से भी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है. देयरफॉर ग्रुप 15 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है. अब अगर हम डाउन द ग्रुप देखें, डाउन द ग्रुप we know that generally ionization enthalpy decreases. Why so? डाउन द ग्रुप जब हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम रिलेट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ. A very important term, that is effective nuclear charge. What is effective nuclear charge? It is the nuclear charge which is actually felt by the valence electrons or the most loosely bound electrons in an atom. जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो सारा चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फील नहीं कर पाते हैं. ऐसा क्यों? इसमें दो रुकावटें हैं. दो रुकावटें क्या हैं? एक डिस्टेंस, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है
वो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो जो चार्ज फील हो रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर वो कम होता जाता है। मतलब डिस्टेंस के इंक्रीज होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। तो जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो डाउन द ग्रुप आप जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, जिस वजह से डिस्टेंस न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी बढ़ रहा है और उस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। दूसरा फैक्टर है शील्डिंग। शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जाता है, जिस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फिर से डिक्रीज हो जाता है। ऑल्दो हम देखते हैं डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज फील हो रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर वो इंक्रीज नहीं होता, बल्कि वो ओवरऑल डिक्रीज हो जाता है। उसके ये दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है कि डिस्टेंस बढ़ जाता है और दूसरा शील्डिंग बढ़ जाती है। अब डाउन द ग्रुप जैसे हमने कहा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज हो जाती है। अब नाइट्रोजन फैमिली में जब हम कंपैरिजन करेंगे डाउन द ग्रुप तो हम तीन आयनाइजेशन एंथैल्पीज का कंपैरिजन देखेंगे। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स में वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है NS2 और NP3। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, जिनमें से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो सकता है अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी कम हो। नाउ in order to remove these 3 electrons, that is the electrons present in p subshell, the energy required is delta IH1 for the first electron, then for the removal of second electron it is delta IH2, and for the removal of the third electron it is delta IH3, third ionization enthalpy। अब हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखेंगे जिनसे हम कंपैरिजन करेंगे when we move down the group in the group 15 elements। अब हम पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इनमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा IH1 की वैल्यूज नोट करेंगे और ये सभी वैल्यूज होंगी in the units of किलोजूल पर मोल। तो नाइट्रोजन में फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है 1402 किलोजूल्स पर मोल। फास्फोरस में ये वैल्यू है 1012 किलोजूल पर मोल। आर्सेनिक में 947 किलोजूल पर मोल। एंटीमनी में हम देखेंगे द वैल्यू इज 834 किलोजूल पर मोल, और बिस्मथ में ये वैल्यू है 703 किलोजूल्स पर मोल। दीज आर द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। तो हम इसमें क्या ट्रेंड देख रहे हैं, हम देख रहे हैं द वैल्यूज आर डिक्रीजिंग एज एक्सपेक्टेड। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे डाउन द ग्रुप द आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड डिक्रीज, वाई, बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। अब ज़रा अगर हम डिफरेंस पर गौर करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, और फास्फोरस से डाउनवर्ड्स जब हम चलते हैं अप टू बिस्मथ देयर इज़ ए ग्रेजुअल डिक्रीज। अगेन जैसे हमने एटॉमिक रेडियस में देखा था, नाइट्रोजन टू फास्फोरस देयर वाज ए लार्ज इंक्रीज एंड आफ्टर फास्फोरस देयर वाज ए ग्रेजुअल इंक्रीज। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम क्या देखते हैं, देयर इज ए large decrease in the ionization enthalpy, in the first ionization enthalpy from nitrogen to phosphorus, and afterwards there is a gradual decrease in the
आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इस चीज़ के पीछे भी हम रीज़न वैसे ही देंगे जैसे हम एटॉमिक रेडियस में दे रहे थे। क्या रीज़न होगा? वो रीज़न है कि जब हम नाइट्रोजन टू फास्फोरस जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। देयर इज़ ए वेरी लार्ज इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट। और फास्फोरस से आगे अप टू बिस्मथ देयर इज ए स्मॉल इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट। और जिस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी हम स्मॉल इंक्रीज या ग्रेजुअल इंक्रीज देखते हैं। अब हम बात करते हैं इन एलिमेंट्स में सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज अगर हम चेक करें, नाइट्रोजन के केस में ये वैल्यू है 2856 किलो जूल पर मोल। फास्फोरस में ये वैल्यू है 1903 किलो जूल पर मोल। आर्सेनिक में 1798 किलो जूल। एंटीमनी में 1595 किलो जूल पर मोल। जबकि बिस्मथ में आप देखें द वैल्यू इज 1610 किलो जूल पर मोल। कैसा ट्रेंड है? फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस देयर इज अगेन ए लार्ज डिक्रीज। फास्फोरस टू आर्सेनिक ए स्मॉल डिक्रीज। आर्सेनिक टू एंटीमनी अगेन ए स्मॉल डिक्रीज। बट एंटीमनी टू बिस्मथ आप यहाँ पर देखें, नोटिस करें कि यहाँ पर एक थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। नाउ दिस इज द एक्सेप्शनल केस। मीन्स हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एंटीमनी टू बिस्मथ जब हम जाएंगे देयर मस्ट बी ए डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बट हम एक्चुअली क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? देयर इज ए स्मॉल इंक्रीज इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बट इट इज इन द केस ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसी तरह से अगर हम थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कंपेयर करते हैं, तो नाइट्रोजन में 4577 किलो जूल पर मोल। फास्फोरस में 2910। आर्सेनिक में 2736 किलो जूल पर मोल। एंटीमनी में 2443 और बिस्मथ में 2460 किलो जूल पर मोल। फिर से देखें ट्रेंड, नाइट्रोजन टू फास्फोरस देयर इज ए लार्ज डिक्रीज in ionization enthalpy, then there is a gradual decrease up to antimony, and from antimony to bismuth there is again a slight increase। means ये जो exceptional मैंने बात की थी ये दोनों केसेस में पाया जा रहा है, in case of second as well as third ionization enthalpies। अब इस बात को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? when we are moving from antimony to bismuth, why there is an increase in the ionization enthalpy, although this increase is very slight, but हम expect तो कर रहे थे कि there should be a decrease in the ionization enthalpy, but why there is an increase in the ionization enthalpy? इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि जब हम एंटीमनी टू बिस्मथ जाते हैं, अगर हम न्यूक्लियर चार्ज देखें, रिमेंबर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के एक्चुअल चार्ज की, हम अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात नहीं कर रहे। न्यूक्लियर चार्ज में कितना इंक्रीज हो रहा है? फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मथ अगर हमने देखना है कि न्यूक्लियर चार्ज कितना बढ़ रहा है तो हम इनके एटॉमिक नंबर्स देखेंगे, और हम जानते हैं कि एंटीमनी और बिस्मथ के बीच में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है 32 का।
तो हम कहेंगे दैट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 32, विच इज अ वेरी लार्ज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। अब अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस एंटीमनी टू बिस्मथ इंक्रीज होता है, लेकिन ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, थोड़ा सा इंक्रीज होता है। देयर इज ए वेरी स्लाइट इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस, और वो कितना इंक्रीज है? इट इज जस्ट 7 पिकोमीटर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। और अगर हम तीसरा फैक्टर देखें, शील्डिंग इफेक्ट, हमने अभी पढ़ा था कि बिस्मथ के केस में 5d ऑर्बिटल्स और 4f ऑर्बिटल्स शील्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इन ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। शील्डिंग इफेक्ट इज वेरी पुअर इन केस ऑफ बिस्मथ। ऑल्दो एंटीमनी टू बिस्मथ शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था। तो इस वजह से क्या होता है? इस वजह से जब हम एंटीमनी टू बिस्मथ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, एंटीमनी टू बिस्मथ हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें डिक्रीज के बदले देयर इज ए स्लाइट इंक्रीज। In general, down the group, effective nuclear charge decreases, but on moving from antimony to bismuth, what happens? There is a slight increase in the effective nuclear charge. और इस स्लाइट इंक्रीज का इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस्ड कब होता है? व्हेन द सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव्ड। क्योंकि आपने देखा, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा था, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की हमने बात की, वहाँ पर एंटीमनी टू बिस्मथ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज नहीं हो रही थी, सिर्फ कहाँ पर हो रही थी? इन केस ऑफ सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम क्या देखते हैं? हम इससे ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट होता है वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है फॉर सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। तो चूंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है स्लाइटली फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मथ, तो हम देखते हैं कि सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी स्लाइट इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स। सबसे पहले हम फिर से ग्रुप 14 के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। ग्रुप 14 और ग्रुप 15 में से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? जैसा कि हम जनरल ट्रेंड में पढ़ते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, और यहाँ पर भी हम ऐसा ही ऑब्जर्व करते हैं। एज कंपेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स, द ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इसके पीछे रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने में दो रीजन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक रीजन है एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और दूसरा रीजन है दैट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। देयरफॉर एज एक्सपेक्टेड ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स। नाउ इफ वी मूव
down the group, what is expected? We expect that the electronegativity should decrease down the group. और ऐसा ही हम ऑब्जर्व भी करते हैं, हम देखते हैं कि नाइट्रोजन टू फास्फोरस देयर इज ए लार्ज डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फास्फोरस से आगे जब हम वैल्यूज ऑब्जर्व करते हैं, there is a very small decrease in the electronegativity, or we can say that from phosphorus to bismuth the electronegativity remains almost the same. अगर हम वैल्यूज पर गौर करें, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 3.0, फास्फोरस में वैल्यू है 2.1, आर्सेनिक में 2.0, एंटीमनी में वैल्यू है 1.9 और बिस्मथ में भी ये वैल्यू है 1.9. तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंटीमनी और बिस्मथ के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. इवन अगर हम फास्फोरस से बिस्मथ तक की बात करें, द वैल्यूज आर अप्रॉक्सीमेटली सेम. देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बट अगर हम नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में देखें, देयर इज ए लार्ज डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? अगेन, जैसे हमने डिस्कस किया था, नाइट्रोजन टू फास्फोरस जो एटॉमिक रेडियस था उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, ए लार्ज इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस. और इसके अलावा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रहा था, या मैं कहूँगा शील्डिंग इफेक्ट, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. शील्डिंग इफेक्ट में एक बहुत ज़्यादा लार्ज इंक्रीज हो रहा था ऑन मूविंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस. और फास्फोरस से आगे जब हम चलते हैं अप टू बिस्मथ, वाई देयर इज़ ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इसका रीज़न है कि वहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है उसको शील्डिंग इफेक्ट उसको बैलेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहता. इन केस ऑफ फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, द शील्डिंग इफेक्ट इज नॉट so powerful. It is poor because of involvement of d orbitals and f orbitals in shielding. इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. नाउ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हम ऑब्जर्व करें, इट इज़ द थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. नाइट्रोजन इज द third most electronegative element in the periodic table after fluorine and oxygen. तो आज के टॉपिक में हमने 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ फिर से बात करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम.